नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक स्ट्रांग बिकवाली और बिकवाली के बाद स्लाइटली कमबैक मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर शुरुआती दौर में बाजार में एक अच्छी खासी बिकवाली थी और उस बिकवाली के बाद बाजार थोड़ा संभला जरूर है, लेकिन अभी भी जो प्रेशर है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बहुत इंटेंस दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब हरे निशान में अब आ चुका है, 70 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिले। निफ्टी 4 अंक ऊपर है, फ्लैट साइड पर है। निफ्टी बैंक 1% नीचे है, लेकिन आज जो डैमेज हुआ है वो मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ज्यादा है। 1.5% नीचे है मिड कैप इंडेक्स और करीब करीब 0.25% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। ये तब है जबकि भारतीय बाजार थोड़ा सा रिकवर हुआ है, वरना ये फॉल जो था वो करीब 2-2.5% के आसपास का देखने को मिल रहा था। एडवांस क्लाइंट के लिहाज से करीब करीब 454 शेयर तेजी में और 1900 शेयरों में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 5 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। और ये पहला दिन नहीं है, इस पूरे हफ्ते के अंदर ही ऐसे ही दिन देखने को मिले हैं। लगातार प्रेशर मार्केट्स में कंटिन्यू है। सो इस बिकवाली में अब आज जो थोड़ा बहुत संभला हुआ है वो आईटी है। टीसीएस के नंबर्स है और नंबर्स ने आईटी को संभाला। 4% की तेजी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली, लेकिन एक तरफा बिकवाली आईटी के बाद सारे इंडिसेज में, मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक, बैंक्स, अदरवाइज सब में ही एक तेज बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे आज के जानकार से भी, लेकिन अरुण सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बारी जरा निफ्टी की स्ट्रेटजी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स के ऊपर आपकी एक व्यू चाहूँगा, क्योंकि बाजार में एक हाई इंटेंस सेल ऑफ हम लगातार देख ही रहे हैं और उस सेल ऑफ के अरुण सर आपकी शक्ल में कुछ चेंज आया है, ये क्या हुआ, दाढ़ी बना डाली क्या? सुमित जी, एक्चुअली कुछ रीजंस है। मेरी दादी जो ग्रैंड मदर है वो एक्सपायर हो गई थी 10-12 दिन पहले, तो ओके। इसी वजह से थोड़ा ओहो, माफ़ी माफ़ी अरुण चीज़- जी, मतलब मेरी तरफ से कॉन्डोलेंसेस। ध्यान रखिए घर परिवार सबका। मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं अरुण सर। आज ये मतलब सेल ऑफ कंटिन्यू है, जिनके मतलब अदरवाइज इंडेक्स को देखेंगे तो उतना शायद सेल ऑफ नहीं है, लेकिन जिनके पोर्टफोलियोज में होंगे शेयर वो तो आज बहुत मासिव वाइप आउट देख रहे हैं। और ये आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिन से लगातार मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहा है। आप कैसे देख रहे हो सर? देखिए सुमित जी, जो मार्केट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा एक्टिव है मार्केट में, दिख रहा है मार्केट में काफी ओवरसोल्ड पोजीशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईएस की पोजीशन अगर देखें तो 15% के आसपास के लॉन्ग पोजीशंस अब आ चुके हैं, तो यहाँ से इंडेक्स में आपको ज्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिलेगी। वो तो क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली डेटा में भी नजर आ रहा है और चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है कि काफी ओवरसोल्ड जोन पे इंडेक्सेस है। स्टॉक्स में अभी भी हो सकता है गिरावट देखने को मिले, क्योंकि काफी स्टॉक्स है जो अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, चाहे वो आप मेजरली मिड कैप्स में जहां तक बात करें। तो क्लियर कट व्यू है सुमित जी, इंडेक्सेस को शॉर्ट नहीं करना है ऐसे मार्केट में अब, क्योंकि 7-8 दिन से लगातार मार्केट नीचे आ रहे हैं और इंडेक्सेस में क्लियरली मुझे लग रहा है पॉजिटिव डाइवर्जेंस जरूर है और काफी ओवरसोल्ड पोजीशंस इंडेक्सेस में है। तो क्लियरली इंडेक्सेस मुझे लग रहा है बॉटम के आसपास है, पर स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है करेक्शन नेक्स्ट 3 से 5 दिन और होता हुआ नजर आ सकता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है पेन जरूर रहेगा नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक जहां तक बात है, पर मुझे लग रहा है जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनमें ज्यादा करेक्शन मुझे करंट लेवल से नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, पर मुझे लग रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर किसी को बाइंग करनी है मार्केट में तो अच्छे लेवल्स के आसपास मार्केट आ चुका है। तो बाइंग लेवल पे अब बाजार आ चुका है, बेहतर लेवल पर आ चुका है कंपेरेटिवली कई दिनों के। तो अरुण सर यहाँ से कॉन्ट्रा कॉल लिया जाए क्या निफ्टी और निफ्टी बैंक में? देखिए डेफिनेटली लेना चाहिए सुमित जी। इनफैक्ट हमने कल भी रिकमेंड किया है निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए। पोजिशनली मेरे पूरा व्यू जनवरी के लिए करंट लेवल से थोड़ा बुलिश है, इसलिए निफ्टी में तो डेफिनेटली ले सकते हैं। बैंक निफ्टी पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छा डिप आपको मिल रहा है और काफी ओवरसोल्ड पोजीशंस के आसपास है, 49,000 के आसपास अब आ चुका है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेने के लिए परफेक्ट जगह है। एक हमेशा रिस्क हमेशा होता है कॉन्ट्रा कॉल में, पर कहीं ना कहीं आपको एक स्टांस जरूर लेना चाहिए। अगर अगर डेटा सपोर्टिव है तो वहाँ पे स्टांस को जरूर लेना चाहिए। तो मुझे लगा निफ्टी बैंक निफ्टी कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। मिड कैप स्टॉक्स थोड़े आपको सता सकते हैं और एक हफ्ता मुझे लग रहा है मिड कैप्स में मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट रहेगा, पर निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास नजर। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में कॉन्ट्रा कॉल अब अरुण जी दे रहे हैं और यहाँ से अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो एक सही जोन में आ चुका है निफ्टी भी और निफ्टी बैंक भी, जहाँ पे आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। ओके, तो आपकी स्ट्रेटजी आप अरुण सर के भी देख भी रहे थे। अब अरुण सर से हम आगे सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और इस फॉलिंग मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हो अरुण सर से, तो आप सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए,
आप हिस्सा बन सकते हैं मेल आईडी के जरिए। पहले तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ईमेल कर सकते हैं आप money9query@tv9.com पर। इसके अलावा अगले 1 से 1.5 घंटे तक ये शो लाइव रहेगा, सो आप वहाँ पर भी यानी कि यूट्यूब पर भी आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अरुण सर से सीधे सीधे सवाल ले सकते हैं। इसके अलावा आज के जरा इंडेक्स के टॉप गेनर टॉप लूज़र भी लेकर आइए, क्योंकि आज इंडेक्स में अगर एक तरफा सपोर्ट कहीं से आ रहा है तो वो आईटी है, जिसमें सिर्फ टीसीएस अकेला 6% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, और बाकी टॉप गेनर भी सारे के सारे टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस जैसे नाम है, जो कि आईटी एक तरफा सपोर्ट इंडेक्स को प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज गिरने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज और सन फार्मा, ये 4 नाम है जहां पर काफ़ी बिकवाली है। सो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पे अगर थोड़ी खरीदारी देखी जाए तो परसिस्टेंट सिस्टम, सुंदरम फाइनेंस, एम्फेसिस, मैरिको, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे खरीदारी है। मिड कैप पे गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पर भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, प्लस नंबर्स का इम्पैक्ट है टाटा एलेक्सी में। इसके अलावा पेटीएम, औरबिंदो फार्मा, आयरेडा, ये कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज स्मॉल कैप में आरके फोर्जिंग, मन्नापुरम, आरती इंडस्ट्रीज और महानगर गैस, थोड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रेशर वाली साइड पे बात की जाए तो पिरामल फार्मा, एजिस लॉजिस्टिक्स, एबी फैशन, टीटागढ़, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आज के सत्र में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। अरुण सर, आईटी स्पेस आज ज़बरदस्त बजिंग है, एफ&ओ के भी टॉप गेनर्स में इनका नाम है, यहाँ से कोई नाम पिक कर पा रहे हो क्या आप? सुमित जी, डेफिनेटली आईटी, इनफैक्ट निफ्टी आईटी ने भी आज एक ब्रेकआउट दिया है, तो लार्ज कैप मिड कैप दोनों में मोमेंटम काफी अच्छा है। जहां तक लार्ज कैप की बात है, मुझे लग रहा है एचसीएल टेक में एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एचसीएल टेक मुझे लग रहा है यहाँ से 1980 के आसपास चल रहा है। 2000 का छोटा रेजिस्टेंस है, पर मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस निकलना चाहिए। तो अगर लार्ज कैप में पिक करना है तो एचसीएल टेक को जरूर पिक करें। 1960 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, 2040 तक का टारगेट एचसीएल टेक में देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक सुमित जी जरूर शेयर करूंगा, वो अपने चुन चुन के सेगमेंट में भी मैंने दिया है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल अगर बाई करना है तो एचसीएल टेक के साथ जा सकते हैं। एक स्टॉक मैंने चुन चुन के सेगमेंट में दिया है जो कि आईटी से है, मुझे लग रहा है वो स्टॉक भी काफी अच्छा कर सकता है। चलिए, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एचसीएल टेक ये एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ब्रेकआउट है, नंबर्स भी अवेटेड हैं इसके। सो नंबर से ठीक पहले स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी है, आप उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं पहले कुछ दर्शकों से। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है स्वप्ना जी का। इनके पास जोमेटो के 303 रुपये के बाय किए हुए शेयर हैं। ये इसमें पूछना चाह रही क्या इसमें एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्विंग के लिए इन्होंने लिया था, लेकिन अब ये लॉस में आ चुकी हैं। सो करना क्या चाहिए जोमेटो में? देखिए सुमित जी, अगर स्विंग के लिए लिया था तो वैसे तो इसका स्टॉप लॉस हो चुका है काफी। मुझे लग रहा है 280 के आसपास ही इसका सपोर्ट था, जहां से स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया। 240 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट 239 के आसपास है। अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो लो जो बना था ऑलमोस्ट 8 नवंबर का जो लो था 239 के आसपास है। तो एक स्टॉप लॉस लगाए 239 के आसपास। नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है, क्योंकि अभी भी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ही है। तो मुझे लगा नई खरीदारी ना करें, एटलीस्ट अपना जो भी आपने डाउनफॉल देखा है तो अपनी सपोर्ट के आसपास है। तो 239 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 239 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक हो सकता है एक लंबे कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। तो 239 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा एक सवाल आया है तंजीला शेख जी का। इनका जो सवाल है वो आईएस जेक के ऊपर है। कल भी इन्होंने शायद यही सवाल पूछा था। 1476 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। शुगर, सरस्वती शुगर पहले इस कंपनी का नाम होता था। अभी क्या करना चाहिए आईएस जेक में? मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी प्रेशर में है। अगेन जो मिड कैप स्मॉल कैप में पेन नजर आ रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है वो पेन जरूर देखने को मिलेगा। और 1260 तक मुझे लग रहा है गिरावट आ सकती है। टेक्निकली अभी भी मजबूत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो अच्छे से अच्छे स्टॉक भी गिरेंगे। इसलिए 1260 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक आ सकता है। अगर लंबा नजरिया है या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मुझे लग रहा है मेजर सपोर्ट टूट चुके हैं, आपको एग्जिट करना चाहिए। पर अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, 3 से 6 महीने दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो। लेकिन मध्यम अवधि के लिए आपको एक स्टॉप लॉस भी बताया गया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। टाटा स्टील विपुल जैन साहब के पास रखा हुआ है। इन्होंने 153 रुपये के दाम पर 200 शेयर खरीद रखे हैं और अब ये और एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। 1 से 2 साल का इनका नजरिया है। करना क्या चाहिए इसमें अरुण सर? अगर समझिए इसमें भी अगर आप देखें तो ब्रेकडाउन हो चुका है। हो सकता है ये स्टॉक भी आपको 120 तक जाता हुआ नजर आए। तो बड़ा सपोर्ट जो है 120 के आसपास है। थोड़ा ऊपर की इनकी बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो 7 से 8 रुपए की गिरावट मुझे लग रहा है और आ सकती है। तो 120-22 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एवरेज करें। अभी एवरेज करने की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी भी वीकनेस है।
122 के आसपास आता है तो वहां पे और ऐड करके चल सकते 122 के आसपास आए तो आप वहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। वैसे भी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मेटल गोइंग फर्दर, ये एक थोड़ी लिमिट होती जा रही है धीरे धीरे। अब मेटल बहुत ज़्यादा करेक्ट हो भी चुका है, सो थोड़ा स्टेबल हो जाए, 120 के आसपास आए तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो में एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं सनी कुमार साहब। 5 साल का इनका नज़रिया है। अरुण सर, आपको क्या लगता है कहाँ एंट्री करनी चाहिए ना? सो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरा कभी पसंदीदा स्टॉक रहा नहीं है, तो उसमें तो क्लियरली अवॉइड की सलाह है। अगर दोनों में पिक करना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बेटर पिक है। वैसे भी पीएसयूज है और काफी करेक्टेड स्टॉक्स है और वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते हैं। तो दोनों में अगर लेना है तो महाराष्ट्र बैंक या महा बैंक को लेके चल सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 57 से कंटिन्यूस करेक्ट होकर 49 के आसपास आ चुका है, तो ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो अगर दोनों में पिक करना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जा सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अवॉइड करके। नहीं तो अरुण सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको कभी पसंद क्यों नहीं आया? आपका बैंक अकाउंट में वहीं पर ही है क्या? तो मुझे एक से दो दिक्कत है। वैसे मेरा बैंक अकाउंट तो है नहीं, पर करेक्ट। जो ओवरऑल वैल्यूएशंस मिलते हैं वो एक एक वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं, या फिर एक प्रमोटर के नाम पे उनको वैल्यूएशंस मिलते हैं, जो कि हमेशा से कहा जाता है कि बैंक टर्न अराउंड होगा या बैंक में एक बड़ा चीज देखने को मिलेगी। वो चीज काफी देखने को नहीं मिली और टेक्निकली भी स्टॉक लगातार गिरता हुआ ही आ रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बैंक के रिलेटेड, पर काफी दूसरे अच्छे विकल्प है। इसलिए मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कभी ऐसा पसंद नहीं आया, टेक्निकली भी पसंद नहीं आया, और फंडामेंटली भी मुझे लग रहा है दूसरे अच्छे बैंक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे नजर आ रहे हैं। ये बात सही है कि जो अरुण सर बात कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसके आधार पर सारा वैल्यूएशन मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है, नहीं मिला, इसलिए एक बार को अवॉइड करने की राय आपको दी जा रही है। वैसे भी मल्टीपल समय से एक रेंज के अंदर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। एक ग्वालियर से सवाल है, इनके पास एचएएल और कंटेनर कॉर्प दो नाम है। एचएएल करीब 4244 रुपये के दाम पे और कंटेनर कॉर्प 928 के दाम पे। 5 साल का नजरिया है, अब ये दोनों ही लगातार नीचे आ रहे हैं। कंटेनर कॉर्प तो साल का नया हिट कर रहा है लोग। आप क्या राय रखते हो अरुण सर? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। अगर 4 से 5 साल का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके प्राइस के 2-3% नीचे है स्टॉक्स। तो वैसे भी स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं। एचएल तो मेरा वैसे भी डिफेंस में पसंदीदा स्टॉक है। एचएल और बीएल दोनों ही मुझे लग रहा है डिफेंस में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कॉनकोर भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1100-1200 के लेवल से कंटिन्यूस अब 750 के आसपास आ चुका है। तो लंबा नजरिया 5 साल का, तो 2-3% गिरावट से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली थोड़े अंडर परफॉर्मर रहे, पर मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है। यहाँ से अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको राय दी गई है कंटेनर कॉर्प और एचएएल के संदर्भ में। अदानी पोर्ट के 60 शेयर हैं और 1301 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। प्रकाश चौधरी साहब का यह सवाल है, और एवरेज करने की इच्छा रखते हैं, कहाँ एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मुझे वैसे अडानी पोर्ट, अगर आप अडानी पूरे ग्रुप की बात करें तो अडानी पोर्ट मेरा फेवरेट स्टॉक है। अगर किसी को लेना है तो मैं यूजुअली यही स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। अभी ये स्टॉक 4-5 दिन से गिर रहा है, अपने सपोर्ट 1100 के आसपास है। तो 1125 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, तो थोड़ा और डिप आने थे, ऑलमोस्ट 1100 के नीचे मिलता है। तो वहां पे एवरेज करके चले, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 रुपए की गिरावट इनके बाई प्राइस से आ चुकी है। तो 1100 के नीचे अगर स्टॉक मिलता है किसी भी वजह से, तो वहां पे और ऐड करके चले। और कोई दूसरा स्टॉक इस ग्रुप में ऐड ना करे, क्योंकि टेक्निकली दूसरे स्टॉक ज्यादा वीक है। अगर ये स्टॉक 1100 के नीचे मिलता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते हम्म तो 1100 के आसपास कहीं मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे भी जिस कंपनी को आपने खरीद रखा है ये इस ग्रुप की कैश का हुआ है, सो अदरवाइज भी सेफ ऑप्शन है, सो आप देख सकते हो। शक्ति पंप में नई एंट्री लेने की इच्छा रखते हैं कादरी साहब, कंसीडरिंग कि ये स्टॉक एक तरफा चला है। आप क्या राय रखते हो? अगेन समझिए, ये स्टॉक तो बेहतर है, लेकिन काफी स्टॉक चल चुका है। ऑलमोस्ट 1340 के आसपास है। बोनस भी ऑलमोस्ट प्राइस में क्रेडिट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा चल चुका स्टॉक है, तो बेटर है इसको करेक्शंस पे बाय करें। अगर ये स्टॉक 1280 के आसपास वापस मिलता है नीचे में, तो वहां पे बाय करके चले। पर स्टॉक फंडामेंटली काफी मजबूत है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई मेजर करेक्शन आता है 4 से 5% का, तो वहां पे मुझे लग रहा है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चले। वैसे ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो इससे सस्ते स्टॉक्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको पीएसयूज काफी सस्ते मिल रहे हैं। पीएसयू एंटरप्राइजेस की बात करें या पीएसयू बैंक की बात करें, तो अगर वहां पे मोमेंटम आता है तो वहां पे मल्टीपल, आपका पैसा जल्दी मल्टीपल होगा। तो पीएसयूज पे नजर रखें जो करेक्टेड है। शक्ति पंप्स इतना करेक्ट भी नहीं हुआ है, स्टॉक्स काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स या पीएससी में अगर आप नजर रखते हैं तो वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। प्रीत साहब, मॉइल और ओएनजीसी
में राय पूछ रहे हैं आपकी अरुण सर। इन्होंने शायद खरीदारी कर रखी है इन स्टॉक्स में, करना क्या चाहिए इन दोनों में? मुझे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मॉइल पे तो मुझे लग रहा है रिसेंटली एक अच्छा प्राइस एक्शन भी बना है, और 6% आज भी ऊपर है, और स्टॉक मुझे लग रहा है अपने बॉटम के ऑलमोस्ट फॉर्मेशन के आसपास है। तो डेफिनेटली अगर ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, होल्ड करें तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्टॉक 440 तक जा सकता है। तो होल्ड करें, मॉइल में कोई दिक्कत नहीं है। ओएनजीसी अगेन एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है करंट मंथ में, 264 के आसपास चल रहा है, तो मुझे भी ये स्टॉक लग रहा है 280 के आसपास या 285 तक जा सकता है। तो दोनों स्टॉक में होल्ड करने की राय। दोनों शेयरों में बने रहने की राय आपको दी जा रही है, चाहे मॉइल हो चाहे ओएनजीसी हो। पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर, और आज भी पिछले इस वीक में भी ओएनजीसी के फर्स्ट 3 दिनों में बढ़िया तेज़ी दिखाई भी थी। शॉर्ट टर्म में क्या खरीदना चाहिए? ये फर्स्ट टाइम बाइंग करने जा रही हैं। टिया द ग्रेट के नाम से एक हैंडल आया है, और ये पहले फॉल में ही खरीदारी करने की इच्छा रख रही हैं। करना क्या चाहिए अरुण सर? क्या खरीदा जाए इनको लिए? सुमित जी, वैसे अगर ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो दो स्टॉक चुन चुन के सेगमेंट में जो हम देंगे वो डेफिनेटली वो बाय करके चल सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करना है किसी स्टॉक का, तो मुझे लग रहा है रिलायंस एक अच्छे बेस के आसपास है, तो रिलायंस पे जरूर ध्यान रखें। रिलायंस में अच्छा करेक्शन भी हो चुका है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी एक बेनिफिट करेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो रिलायंस से जरूर शुरुआत करें। पर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो मुझे लग रहा है लास्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उनमें से कोई भी एक स्टॉक आप बाय करके चल सकते हैं। तो अभी आप वेट कर लीजिए, करीब करीब 2 सवा 2 बजे के अराउंड अरुण सर से हम दो उनकी पिक्स जानेंगे, तो उनको आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए जाना चाह रहे हैं तो रिलायंस एक बहुत अच्छा बेट है। लार्जेस्ट कंपनी है देश की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, प्रॉफिट, और अगर आप और अच्छे दाम पर भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। एंजल वन 2300 शेयर, 2300 रुपये के दाम पे 50 शेयर लिए हुए राहुल जी ने। करना क्या चाहिए उन्हें? सुमित जी, इस कंपनी को मैं डीपली ट्रैक करता हूँ क्योंकि मार्केट इंटरमीडिएटरीज काफी अच्छा कर रहे हैं। अगेन 13 तारीख को इसके रिजल्ट है, जितना मैंने देखा है लास्ट वीक। तो 13 तारीख को इनके रिजल्ट्स आने हैं, तो वो रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें। स्टॉक चल चुका है और ऊपर से अच्छा करेक्ट भी हो चुका है, तो मुझे लग रहा है 2400 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है। तो 2400, 2450 ये इसके नीचे मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आता, और इनका प्राइस भी उसी के आसपास है। तो 13 तारीख के रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान रखें। अगर रिजल्ट अच्छा आते हैं तो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक एक बड़ा पोर्टफोलियो वाला स्टॉक भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चलें। 13 तारीख के रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान दें। 13 तारीख को उसके नंबर्स आने वाले हैं, उन पे आप ज़रूर ध्यान रखना, और बने रहने की राय आपको अरुण सर यहाँ पर दे रहे हैं। वीतू राय साहब आपके प्रशंसक हैं और कह रहे हैं कि अरुण सर मेरे फेवरेट भी हैं। टाटा पावर के इनके पास शेयर हैं 421 रुपये के दाम पर, और करना क्या चाहिए इसमें अरुण जी? तो मुझे अगेन ये मेजर डिसअपॉइंटमेंट रहा है। एज अ डिस्क्लेमर बता दूं, 400 से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, अब ये 360 के आसपास आ चुका है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 380 400 के आसपास से रिवर्स होना चाहिए था, पर स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन अगेन देखने को मिला है। इनकी बाई प्राइस भी 400 402 के 420 के आसपास है जितना मैंने सुना। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ चुका है। थोड़ा अंडर परफॉर्मर जरूर रहेगा क्योंकि एफ में स्टॉक है और काफी चीजें डेरिवेटिव्स में प्ले करती है। तो हो सकता है ये महीना थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है वापस स्टॉक मीडियम टर्म में 450 तक जा सकता है। तो हमने इसको रिकमेंड भी किया है, हो सकता है आगे भी रिकमेंड करें। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, इसको ऐड करके भी चल सकते इसको आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है इन स्तरों पर, और बने भी रह सकते हैं। वैसे भी कंपनी अच्छी है, बट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा चला था तो थोड़ा हल्का भी हो रहा है उस तरह से, बाजार का सेंटीमेंट भी वीक है। इरकॉन इंटरनेशनल 1000 शेयर हैं उदित जी के पास, 268 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है, और ये कितना समय और इनको होल्ड करना पड़ेगा इनका दाम आने के लिए और प्रॉफिट आने के लिए? मुझे टाइम तो डेफिनेटली लगेगा। इरकॉन के ओवरऑल टेक्निकली भी मुझे लग रहा है थोड़ा वीकनेस है, और हो सकता है इस फॉल में 185 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आए। एक ही चीज ये स्टॉक को रिवर्स कर सकती है, वो है रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या फिर बजट में कुछ अच्छा निकल के आता है रेलवे के रिलेटेड, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। तो 180 का एक स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह रहेगी। 180 इसका 100 डे मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में, तो 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रिजल्ट्स अच्छा आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक रिवर्स होगा। सेकंड, रेलवे में अगर कुछ निकल के आता है बजट में, वैसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर कुछ अच्छा निकल के आता है तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 180 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहें। अगर 180 भी निकल जाता है तो शायद फर्दर वीकनेस यहाँ प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ सकती है।
दो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं जीतू के जी ने। इनके पास कल्याण ज्वेलर्स हैं 713 रुपये के भाव से 85 शेयर हैं, और केफिन टेक 1433 रुपये के भाव पे। और करना क्या चाहिए, इन दोनों में और ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं सर। केफिन टेक तो एक तरफा चला और कल्याण ज्वेलर अब एक तरफा टूटा पिछले 2 दिनों में। करना क्या चाहिए इन दोनों में? तो मुझे लग रहा है कि फिनटेक 1320 से 1350 तक आ सकता है, क्योंकि सभी मार्केट इंटरमीडिएट वाले स्टॉक में करेक्शन है। ये करेक्शन स्टार्ट हुआ बीएससी से, जन सीडीएसएल में आया, जन इंडियन वन, सभी में अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो 1320 1350 के बीच में मुझे लग रहा है वहां पे अगर अच्छा बेस है, तो के फिनटेक को अगर ऐड करना है तो 1320 1350 के बीच में करें। वहां पे मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन जरूर बन सकता है, और वहां से अच्छी एवरेजिंग की प्राइस भी मिलेगी। और कल्याण ज्वेलर्स मुझे लग रहा है ब्रेकडाउन आ चुका है सुमित जी, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको एक मेजर अंडर परफॉर्मर भी हो सकता है वहां नजर आए, क्योंकि काफी चीजें हैं, 2-3 न्यूज फ्लो की वजह से स्टॉक गिरा है। तो जब तक ये स्टॉक 700 के ऊपर नहीं जाता, इसमें कोई बुलिश मोमेंटम मुझे लग रहा है नहीं आना चाहिए। तो अगर राइज मिलता है 670 680 के आसपास भी, तो एक बार का एग्जिट करके चलें। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं। अभी इसमें खरीदारी ना करके चलें, और कहीं नीचे मिल जाए तो आप एक बार को कॉल ले सकते हैं। अभी के लिए एटलीस्ट आप कल्याण ज्वेलर्स को अवॉइड कर सकते हैं, वहाँ पे तेज़ बिकवाली पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। गोपी पटेल जी ये हाउस मेकर हैं और लंबी अवधि के लिए एसआईपी करती हैं स्टॉक्स में। इन्होंने जियो फाइनेंशियल के 314 रुपये के दाम पर 371 शेयर ले रखे हैं। जियो फाइनेंस अरुण सर ज़्यादातर सभी को बहुत पसंद है अब, लेकिन क्योंकि पेरेंट कंपनी जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की सेल ऑफ है, तो जियो कहाँ उसके सामने भी खड़ा होगा। सो करना क्या चाहिए इसमें? अगर सुमित जी, ये स्टॉक भी हम रिकमेंड कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म में बाई करने के लिए। नो डाउट ये स्टॉक 280 के आसपास आ चुका है, और बड़ा सब आप कह सकते हैं करेक्शन 340 से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 60 रुपए नीचे आ चुका है। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय तो नहीं है, क्योंकि काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है स्टॉक आपको 270 तक भी जाता हुआ नजर आए, तो यहाँ से तो एग्जिट की राय नहीं है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में जरूर पेन रहेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, मिड कैप्स में आपको नेक्स्ट एक हफ्ता और पेन जरूर देखने को मिलेगा। पर अगर आप थोड़ा व्यू लंबा रखते हैं तो मुझे लग रहा है वापस प्राइस ऊपर आ सकते हैं। एवरेजिंग की भी सलाह नहीं है, क्योंकि टेक्निकली वीक है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है होल्ड करके चल सकते लंबी अवधि का व्यू है तो आप बने रह सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है स्टॉक के अंदर। और थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा प्रेशर नियर टर्म में रहेगा, लेकिन क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं, लंबे समय के लिए निवेशित हैं, तो आप बने भी रह सकते हैं। पंकज गांधी जी गुजरात से पूछ रहे हैं, इनके पास गेल के 100 शेयर हैं 202 रुपये के दाम पर। क्या ये एवरेज कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली कर सकते हैं सुबह जी। करंट रेट पे एवरेज करें। ऑलरेडी मैंने कहा पीएसयू स्टॉक्स जो है वो अपने मेजर सपोर्ट्स पे है, और पीएसयू इंडेक्स को भी मैं डीपली ट्रैक करता हूं। तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, आईओसी, ये सभी अच्छे सपोर्ट्स के आसपास है। तो कोई भी अगर पीएसयूज है, गवर्नमेंट पीएसयू, जो बड़े पीएसयूज ऑयल एंड गैस के रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं मेटल्स वाले हैं, तो उनको डेफिनेटली एवरेज करके चल सकते हैं। तो गेल में भी मुझे लग रहा है एक अच्छे एवरेजिंग लेवल के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो एक अच्छे एवरेजिंग लेवल के आसपास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी कामकाज कर रहा है, आप एवरेज कर सकते हैं। ये आपको अरुण सर राय दे रहे हैं। इसके अलावा रिलैक्सो के 130 शेयर हैं 840 रुपये के दाम पे। मनीष खन्ना साहब का ये सवाल है, करना क्या चाहिए इन्हें? तो मुझे क्लियरली एग्जिट ऑन राइज रहेगा। कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, और मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 650 या 680 तक कभी भी एक राइज आता है तो वहां पे निकल जाना चाहिए। कोई भी स्टॉक पे रिस्पाइट नहीं है। अगर 604 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो 40-50 रुपए का कभी भी उछाल आता है मार्केट के साथ, तो एक बार का एग्जिट करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी आपको नहीं दी जा रही है एटलीस्ट स्टॉक के साथ। अभी आप वेट करिए, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद एक बार कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। प्रज्ञा बंसल जी के पास जिंदल 100 के शेयर हैं करीब करीब 372 रुपये के दाम पर। 1030 शेयर हैं। वैल्यू वाइज तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है, लेकिन अदरवाइज बाजार में इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। तो करना क्या चाहिए अरुण सर? ठीक है सुमित जी, अगर लंबा नजरिया है तो एवरेज करके चल सकते हैं। अपने बड़े सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। नो डाउट सभी प्रेशर में है स्टॉक, किसी का भी चार्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर स्टॉक मल्टीपल वीक सपोर्ट 250 के आसपास आ चुका है। तो अगर लंबा नजरिया थोड़ा रखते हैं, 3 से 6 महीने का भी मिनिमम रखते हैं, तो 300-320 तक के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कैपिटल है लगा सकते हैं, तो करंट लेवल पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, कैपिटल है आपके पास, तो आप उसके हिसाब से भी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। अब गुरुग्राम चलते हैं, वहाँ पर दीपक जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर, कैसे हैं नमस्कार आप? दीपक जी, बहुत बढ़िया। दीपक जी आप बताइए क्या हाल चाल है आपके?
सुमित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मज़गाओ डॉग शिप जो मैंने भी रिसेंट में मैं देख रहा था 4900 के अराउंड दिखा रहा था, फिर सडन नेक्स्ट डे मैंने देखा तो 2300-2400 के आसपास दिखा रहा था। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे कैसे हो जाता है? सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको 2300 पे मेरी बाइंग है, 15 शेयर हैं, तो इसका ये चल क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जबकि मज़गाओ को अभी रिसेंट कोई ऑर्डर भी मिला है, तो आई थिंक शेयर ऊपर होना चाहिए, बट शेयर काफी तेजी से नीचे जा रहा है। दीपक जी, आप कब से हो काफी बाजार में? वॉलेटाइल चल रहा है। आप कितने समय से दीपक जी मार्केट में हो? अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं सुमित सर, मुझे 1 साल हुआ है, बट ये जो हाफ हो जाता है सडन, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा कैनरा बैंक का भी मैंने देखा था। तो दीपक जी, होता क्या है, आमतौर पे कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जब होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक के अंदर उसका एक रिएक्शन दिखाई पड़ता है आपको, जो आप अभी देख रहे हो। मज़गाओ डॉक के केस में 13 दिसंबर को बोर्ड ने एक 1:1 बोनस की घोषणा की थी। 1:1 बोनस का मतलब ये होता है कि आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर मिलेगा अगर आप रिकॉर्ड तारीख पर शेयर को रखते हैं तो। अब 26 दिसंबर उसकी रिकॉर्ड तारीख थी। अगर आपके पास 26 दिसंबर को आपके डीमैट खाते में शेयर होंगे तो आपको एक बोनस शेयर और मिलेगा। वो कब मिलेगा? कुछ समय बाद मिलेगा, उस समय नहीं मिलता। क्योंकि आपने 2300 पे खरीदारी की तो आपने ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके खाते में उस समय पर शेयर नहीं थे। तो आपने जब एक दिन पहले देखा तो वो 4600 रुपये था, अगले दिन उसमें 1:1 बोनस एडजस्ट हो गया तो वो 2300 रुपये हो गया। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि अगर 2300 आधा ही हो गया तो बोनस का फ़ायदा क्या हुआ? बोनस तो उस केस में आपको सर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। कुछ सालों बाद अगर मज़गाओ डॉक वापस 4600 पहुंचता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर डबल होंगे और अब आप फिर वही दाम देख रहे हो। तो बोनस का मज़ा या बोनस का जो पूरा जूस है वो उस समय आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जितना समय शेयर को होल्ड करेंगे उतना उसकी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अगर हिस्टोरिकली चेक किया जाए तो विप्रो वो कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा बोनस दिए हैं। 13 बोनस अब तक ऑलरेडी दे चुका है, इसीलिए विप्रो अब नहीं चलता क्योंकि उसकी इक्विटी ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है बोनस दे देकर कि वो 100 रुपये की फेस वैल्यू से घटते घटते यहाँ तक पहुँचा है। ये आपका पहले सवाल का जवाब है। अब रही बात दूसरा सवाल कि ऑर्डर मिलने के बाद चला क्यों नहीं, वो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा इसका 1 साल का चार्ट दिखाइए, उससे ज़्यादा स्थिति क्लियर होगी। ये 1 मिनट चार्ट है जिससे आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर इसी का ही आप 1 साल का चार्ट उठा के देखेंगे या 2 साल का चार्ट उठा के देखेंगे तब आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। ये शेयर एक तरफा चला था 4 डिजिट, लोअर 4 डिजिट से हायर 4 डिजिट की तरफ। तो इस तरह की तेज़ी दिखाने के बाद, बोनस एडजस्टमेंट के बाद, अगर ये शेयर थोड़ा कंसोलिडेट कर भी रहा है, ये देखिए आपके सामने है 250 रुपये का शेयर 2023 में आज 2200 रुपये खड़ा है। 10 टाइम ये शेयर चल चुका है। 10 टाइम चलने के बाद आज आप सोच रहे हो कि ये शेयर यहाँ से और बढ़ जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतनी जल्दी ये चला है 1.5 साल के अंदर ही, तो अब वो पॉसिबिलिटी इतनी नियर टर्म में नहीं है। बाकी अरुण सर आपके ऊपर ज़्यादा इस पर प्रकाश डालें कि उनको ज़्यादा आइडिया है। अरुण सर, करना क्या चाहिए? मज़गाओ डॉक इन्होंने खरीदारी करी है 2300 रुपये में, क्योंकि ये नए निवेशक हैं और बाज़ार में ये तेज़ी जो थी पीएसयू की और डिफेंस की वो 1.5-2 साल पहले से चल रही है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सुमित जी, वैसे इनका क्वेश्चन चूंकि नए हैं तो एक चीज जरूर बता दूं, इसने 1:2 का जो ओवरऑल इन्होंने जो स्टॉक स्प्लिट किया था वो ऑलमोस्ट 2600 का पोस्ट प्राइस है। अभी ये स्टॉक 2220 के आसपास चल रहा है। तो अगर इन्होंने थोड़े दिन पहले देखा होगा तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 4400 दिखा होगा, अब 2220 के आसपास है। तो वो एक डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। और एक चीज है, जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू में डिडक्शन होता है, फेस वैल्यू ऑफ हो जाती है, और बोनस अगर होता है तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब भी बोनस मिलता है तो डिविडेंड जो हमेशा मिलता है वो फेस वैल्यू पर मिलता है। तो एक ही चीज इनको ध्यान रखना है, जब भी स्टॉक स्प्लिट या बोनस हो वहां पे स्टॉक प्राइसेस आपको या रेशियो के हिसाब से आधे होते हुए नजर आते हैं, वो चीज जरूर ट्रैक करनी है। और जहां तक स्टॉक की बात है, मुझे लग रहा है सुमित जी, वीएल और एचएल के बाद जो तीसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो मैजडॉक डॉक ही है। तो ये स्टॉक वैसे भी मुझे काफी दिनों से पसंद है और ये स्टॉक रिसेंट करेक्शन में गिरा भी नहीं है। तो ओवरऑल इनकी जो बाइंग है, अगर इन्होंने 4400 के आसपास भी बाई किया है तो ऑलमोस्ट 2200 2250 यही प्राइस रहना चाहिए। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 2500 से 2600, जो पोस्ट स्प्लिट की जो बात है, वहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। कोई मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मुझे नहीं लग रहा यहाँ से बनेंगे, पर धीरे धीरे एक अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न जरूर बन सकते हैं। तो जहां तक इमीडिएट टारगेट्स की बात है 2500 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। और थोड़ा ये कॉर्पोरेट एक्शंस पे जरूर ध्यान दें। अगर थोड़ा बहुत अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको कॉर्पोरेट एक्शंस की छोटी मोटी एक बुकलेट जरूर मिलेगी, तो उस पर वो पढ़ने से आपको पता चल जाएगी कि स्टॉक अचानक आधा क्यों हो जाता है। तो जहां तक स्टॉक की बात है 2500 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो 2500 तक शेयर जा सकता है, ऐसा अरुण सर का मानना है। बने रहिए फिलहाल, लेकिन
कोई भी पोजीशन अगर आप लेते हैं तो उसमें एक बारी थोड़ी सी जानकारी पहले इकट्ठी कर लीजिए। शेयर लेने के बाद जानकारी इकट्ठा करना से बेहतर है शेयर लेने से पहले जानकारी इकट्ठा करना। थोड़ी जानकारी पहले इकट्ठे कर लीजिए, एटलीस्ट कुछ बेहतर सिचुएशन में आप खड़े रहेंगे। अब हम दीपक जी से बातचीत कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी, आप बताइए क्या हाल चाल आपके और क्या सवाल है आपका? बस जी सर जी ठीक है। आपका प्रोग्राम जो है मैं डेली देखता हूँ थैंक यू। और अभी मैं जो है 2 स्टॉक्स में फंसा हुआ हूँ, एक एनटीपीसी और एक एनबीसीसी। हालांकि पोर्टफोलियो में और भी हैं जो अभी मार्केट की गिरावट में गिरे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मेरे ये 2 स्टॉक ज्यादा गिरे हुए हैं। तो सर आप एनटीपीसी और एनबीसीसी, हाँ जी, नाम बढ़िया है, दोनों आपने चुने बैक टू बैक, एनटीपीसी और एनबीसीसी। ये खरीदारी कब की है दीपक जी? सितंबर की है, सितंबर और अक्टूबर में खरीदी थी। ओके, और कितना समय और दे सकते हैं इसको अभी आप? अभी सर होल्ड कर सकता हूँ, 1-2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अरुण सर करना क्या चाहिए? एनटीपीसी और एनबीसीसी ये दोनों इनके पास खरीदे हुए शेयर हैं और सितंबर से दोनों खरीदे और दोनों वहां से नीचे आ चुके हैं। करना क्या चाहिए इनमें? तो मुझे क्लियरली ऑलरेडी मैंने कहा एनटीपीसी एवरेज कर सकते हैं। पीएसयू स्टॉक जो है वहां पे मुझे लग रहा है वैल्यू जरूर है। नो डाउट यहाँ से भी 3 से 4% गिर सकते हैं, तो वो एक दिक्कत हमेशा रहेगी। पर एनटीपीसी मुझे लग रहा है एवरेजिंग प्राइस के आसपास है, तो इसको जरूर एवरेज करें। एनबीसीसी अगेन ये स्टॉक भी मुझे ज्यादा पसंद कभी रहा नहीं है। स्टॉक डेफिनेटली रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, पर अगेन ये स्टॉक काफी सताता है, अगेन वापस ऊपर नीचे के दोनों के लेवल्स दिखाता है। तो एनबीसीसी वैसे भी टेक्निकली वीक है और हो सकता है यहाँ से भी आपको 78 तक के लेवल्स एनबीसीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर दोनों में पिक करना है तो मुझे लग रहा है एनटीपीसी ज्यादा बेटर है, उसको एवरेज भी करके चले। और एनबीसीसी का जहां तक बात है, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 78 के आसपास। 78 के नीचे जाता है तो स्टॉक को एग्जिट कर लें और वहां से मुझे लग रहा है जो भी आप पैसा निकालते हैं उसको भी एनटीपीसी में ही लगा दें, वहां पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो एनटीपीसी एनबीसीसी दोनों में से एनटीपीसी को तो आप एवरेज कर सकते हैं। और अरुण सर सुबह से ही शुरू से ही ये राय दे रहे हैं कि पीएसयू की सिचुएशन थोड़ी बेटर साइड पर हो रही है और अब आप उन पे दांव लगा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत करेक्शन आ चुका है, कई तो 50% तक वाइप आउट हो चुके हैं, सो उसके हिसाब से आप लोग कॉल लीजिएगा। एक सवाल इंडियन होटल के ऊपर है। 100 शेयर हैं 765 रुपये के दाम पर, थोड़ा 810 रुपये के दाम पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन ये अब इसमें और शायद इंटरेस्टेड हैं ऐड करने के या और वेट कर रहे हैं नीचे आने का ताकि और बढ़ा पाए पोजीशन अपनी। क्या राय रखते हो आप अरुण सर, करना क्या चाहिए इंडियन होटल में? मुझे ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 770 तक आ सकता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा मिड कैप्स में थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है, तो 770 760 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो वहां पे ऐड करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं। तो 30 से 40 रुपए का और डिप आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी एवरेज ना करें, अगर ऐड करना है तो 750 या 760 इसके बीच में मिलता है तो एवरेज करके चल सकते हैं। ओके, स्वप्ना जी का सवाल है, स्वप्ना सिंघा जी का। इनके पास ग्रीव्स कॉटन में एंट्री करने की इच्छा रखी है इन्होंने और ये स्विंग और शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करने की इच्छा रख रही हैं। आप क्या राय रखते हो अरुण सर, क्या करें? देखिए सुमित जी, ग्रेस कॉटन टेक्निकली काफी मजबूत है। 2 दिन पहले इसमें एक ब्रेकआउट के संकेत भी देखने को मिले, अगेन थोड़ा फिसल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको बाय करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मिड कैप का स्टॉक है और स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ही ऐड करें। 248 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आज का लो भी देखें तो 251 के आसपास है, तो 248 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 272 तक के टारगेट रखें। स्टॉक ओवरऑल मजबूत है, पर जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो इसका भी पेन इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। इससे स्टॉप लॉस 248 का जरूर लगा। तो 248 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। और बाकी ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा चला था बीच में एक न्यूज़ फ्लोज के बाद, उसके बाद ये थोड़ा सा हल्का हो रहा है। इन्फोसिस शॉर्ट टर्म, अनूप पात्रा साहब का सवाल है, वो शायद अर्निंग्स के बाद इन्होंने खरीदारी कर ली होगी टीसीएस के नंबर्स देख के। आप क्या राय रखते हो उसमें? तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। हो सकता है स्टॉक 1990 2000 तक जाता हुआ नजर आए। एक ही दिक्कत है, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं, अगर इसने थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंट किया तो बड़ी मार स्टॉक में पड़ सकती है, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें। बट जहां तक टारगेट की बात है, 1990 2000 तक के टारगेट्स है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 1990 का टारगेट रखा है। नीचे में 1950 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। रिजल्ट्स आने वाले हैं तो रिजल्ट्स का जरूर ट्रैक रखें। थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा तो हो सकता है स्टॉक में बड़ी मार पड़ सकती है, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। इसलिए अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं, बाजार ने कुछ हद तक डिस्काउंट कर लिया है इन नंबर्स को, तो हो सकता है नंबर्स का थोड़ा वो नियर टर्म प्रेशर है, लेकिन आप उस बात को भी ध्यान रखना। अब रांची चलते हैं, वहाँ पर रोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन जी नमस्कार।
नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार रोहन जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल सफायर फूड इंडिया को लेकर है। सफायर 360 फूड्स पे में, है, ओके। किस भाव पे खरीदारी 500 आपकी? शेयर। अभी खरीदारी किस भाव पे रोहन जी इसमें? 360। और कितना नजरिया आप दे सकते हो? 1 मंथ सर। 1 मंथ। आपने खरीदारी की कब थी रोहन जी इसमें? 3 दिन पहले 3 दिन अंशु पहले। सरकारी कंजम्पशन पे खरीदारी की थी। ओके, तो अरुण सर करना क्या चाहिए? सफायर फूड एक तरफा चाल, स्टॉक स्प्लिट, फिर नीचे और हफ्ता से रेंज में, अब क्या करा जाए? ये सुमित जी, वैसे मार्केट में अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़ा कम गिरा है और थोड़ा स्ट्रेंथ जरूर नजर आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये गिर नहीं सकेगा। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो वैसे तो इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है मेरे ख्याल से। जो भी जिन्होंने भी रिकमेंड किया है उनका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ट्रिगर हो जाना चाहिए अगर किया है। मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है सुमित जी, वो 320 के आसपास आ रहा है। 320 इसका बड़ा सपोर्ट है और 3 से 4 मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है। तो 320 के लिए अगर ये होल्ड कर सकते हैं इतनी दूर तक, तो 320 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली अभी भी अच्छा है, इसलिए अभी एग्जिट की राय नहीं दे रहा हूँ। इसलिए 320 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर वो होल्ड कर जाता है, हो सकता है स्टॉक में रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, पर 320 का एक स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर लगा दें। तो आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति को यहाँ पर बनाकर रखिएगा भी। एक मोहित जी का सवाल आया है, एचडीएफसी बैंक पे एंट्री करना चाह रहे हैं। इन्होंने बजाज हाउसिंग पर भी निवेश कर रखा है, करना क्या चाहिए इन दोनों शेयरों में? सुमित जी, अगेन एचडीएफसी बैंक जैसे अगर स्टॉक के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहे तो ये लेवल्स अच्छे हैं। हो सकता है 1630 तक भी स्टॉक गिरे, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है। पर 20-30 रुपए का कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 1650 1600 इसके बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलें। मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मर जरूर रहेगा, क्योंकि रिसेंट जो अपडेट आया है वो काफी नेगेटिव आया है जब से स्टॉक लगातार गिर भी रहा है। तो 1600 1650 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 1600 1650 के आसपास थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने की राय आपको दी जा रही है इस स्टॉक के आसपास। एक चंद्रावती देवी जी का सवाल है, चंबल फर्टिलाइजर के 200 शेयर हैं 520 रुपए के दाम पर, इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इन्होंने बजट के हिसाब से इसमें और बीईएल दोनों में निवेश कर रखा है। अरुण सर, आप क्या राय रखते हो? देखिए सुमित जी, अगर इवेंट के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 471 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है चंबल फर्टिलाइजर में, क्योंकि स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है। डेफिनेटली रिकमेंड नहीं किया है, पर ये स्टॉक मेरे रेडार पे जरूर है और टेक्निकली अभी भी मजबूत है, इसलिए एग्जिट की राय नहीं है। 471 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जहां तक बीएल की बात है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ट्रेडिंग के लिए अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर 269 का स्टॉप लॉस बीएल में भी लगाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दोनों स्टॉक एक इवेंट के लिए खरीदे हैं और जैसे इवेंट हो जाता है आपको स्टॉक को एग्जिट भी करना पड़ेगा। इसलिए 269 का बीएल में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और चंबल फर्टिलाइजर में 471 का स्टॉप लॉस लगा के। तो चंबल और बीईएल दोनों को लेकर यहाँ पर राय आपको दी जा चुकी है। एक स्टोव क्राफ्ट को लेकर सवाल आया है, 1 साल का इनका नज़रिया है और 670 रुपये पे मोटा मोटा इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आप क्या राय रखते हो? तो मुझे अगेन स्टॉक काफी बेहतरीन रहा है और एक बड़ा आउट परफॉर्मर है। अभी भी ये स्टॉक गिरा नहीं है, पर मुझे लग रहा है करेक्शन हो सकता है, आपको 800 तक वापस देखने को मिल सकता है। तो चूंकि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है और काफी नीचे की बाइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन 2 से 3% का और आ सकता है, तो 810 800 तक के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। पर चूंकि टेक्निकली वीकली चार्ट पे मजबूत है, इसलिए होल्ड करने की सलाह। बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। एक सीडीएसएल के ऊपर राय संदीप दुग्गल साहब मांग रहे हैं आपसे, करना क्या चाहिए इन्हें? चला बहुत असर ये शेयर भी वैसे। तो मुझे अगेन मैं वही कह रहा हूँ, स्टॉक जो चले हैं उनमें करेक्शन आ रहा है और यहाँ से भी करेक्ट हो सकता है। मुझे लग रहा है स्टॉक 1570 1560 तक भी आ सकता है। स्टॉक डेफिनेटली टेक्निकली मजबूत है, इतने करेक्शन के बाद भी स्टॉक में लोअर लोज लोअर हाइस का अभी भी स्ट्रक्चर बना नहीं है, पर एक करेक्शन ड्यू है और ये करेक्शन 1570 1580 तक आ सकता है। एक्यूमुलेशन करना है तो 1600 के नीचे मिलता है, 1580 के आसपास मिलता है, तो ये काफी एक्सीलेंट लेवल्स रहेंगे स्टॉक को बाय करने।